Now, so find the number of electrons in 1 coulomb charge. ठीक है? If charge of an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So Q is equals to NE. Total charge दिया है -1 कूलम. So E कितना है? -19 कूलम. So what will be N? इसके नीचे आ जाएगा, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा. So N is equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. अगर डेसिमल हटेगा तो क्या 10/16 आएगा, और ये चीज ऊपर चली गई. अब 16 से 10 में डिवाइड करो डेसिमल लगा के, तो 4 आ गया, 32 आ गया और 80 आ गया, तो 0.625. So it is 0.625 into 10 to the power 19 electrons, जो कि 6.25 into 10 to the power 18 electrons. हमने इसमें से 10 इसमें डाल दिया, तो 10 इसमें डालने से क्या हुआ, समझ में आइए प्लीज. Now, power of an lamp, power of lamp is 60 watt. Find the energy in joules. Find energy in joules consumed by it. Consumed by it in 1 second. अस्मित इसका क्या आंसर हो सकता है? पावर दिया है और एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी क्या होता है या पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, क्या यही पावर होती है? एक तो वर्क बाय टाइम होती है, या फिर जितनी एनर्जी ले पर यूनिट सेकंड वो उसकी पावर हुई. तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. पावर कितनी दी है? 60 वाट, और टाइम कितना दिया है? 1 सेकंड. तो 60 जूल पर सेकंड इनटू 1 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो कितना आ गया? 60 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर सेकंड. ओके, नाउ a wire of resistivity, a wire of resistivity rho is pulled to double of its length, double of its length. What will be its new resistivity? Its new resistivity 1/4. ये ठीक बता रहे हैं. निशा आप भी कुछ बताएं. सर 4 टाइम्स. करेक्ट, बोलो. बोलो कुछ बोलो. रजत 1/4 टाइम्स. ये करेक्ट, जिसको मालूम है वो तुरंत बोलेगा. इन्होंने बता दिया रजत ने, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड. बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे सिल्वर की 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होती है, तो रेजिस्टिविटी खींचने खांचने से थोड़ी बदल देती है. ऐसे ये तो नहीं बोलोगे कि अच्छा सिल्वर खींचो मत तब हम बताएंगे, ऐसे बोलोगे क्या? उसकी तो लिखी है बुक में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, यही है कि नहीं? तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी, आइए
is property of material. It does not, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, तो जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्या उनके बदलने से बदल जाएगा? So it does not depend on length. क्यों? क्योंकि जो R होता है उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो एल बाई ए है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ना इसके बदलने से बदलेगा, ना इसके बदलने से, ना इसके बदलने से, तो इसलिए अनचेंज, इट रिमेन अनचेंज्ड. Now, next is state a difference between wire used in the element of electric heater and fuse wire. कुणाल बोलो. अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा फ्यूज वायर का काम. हाँ, so element used in electric heater, उसे तो बहुत ज़्यादा गर्म होना है ना. Heater has, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट ही हो, वो कई बार क्या हो सकता है, एलॉय भी हो सकता है, टंगस्टन भी हो सकता है, नाइक्रोम भी हो सकता है, कॉन्स्टेंटाइन मैंगानीन. टंगस्टन तो एलिमेंट है, बाकी सारे मैंगानीन, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटाइन एलॉय हैं. जबकि फ्यूज वायर किसका बना होता है एलॉय? ये ठीक कह रहे हैं. देखो लेड एंटीन जानते हैं, लेड एंटीन बताया कि नहीं? वो हमने दिया भी था तो उसको देख के इन्होंने सीख लिया, बड़ी बात है कि नहीं? तो एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर हैज, इलेक्ट्रिक हीटर में हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और वो किसका हो सकता है? या तो अगर एलिमेंट है तो टंगस्टन, या फिर किसका हो सकता है? नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन मैंगानीन, ठीक है. एंड वाइल द एलिमेंट लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वो एलॉय होता है, यूज्ड इन फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. ये किसका होता है? Sn प्लस Pd, लेड एंटीन पहले होता है. अब देखें कि which has more resistance. टू 20 वाट 100 बल्ब, एक बल्ब पे लिखा है कि 220 वोल्ट पे लगाओगे तो 100 वाट का जलेगा, तो 220 वोल्ट पे 100 वाट देगा. और दूसरा है 220 वोल्ट 60 वाट. तो इन दोनों में असली किसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस? सेकंड वाले. सर फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा. लेट अस चेक इट, जैसा कि इन्होंने बताया, ठीक है. तो ये बताओ कि यहाँ पर पावर दी है, ठीक है, तो पावर क्या होता है? क्या V स्क्वायर बाई आर? बोलो होती कि नहीं? तो अब यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? वोल्टेज सेम है, तो दिस इम्प्लाइज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो यानी अगर या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2, उल्टा भी लिख सकते हो, ये इधर ले जाओ, इधर ले जाओ. तो अगर पावर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं? तो कैसे कुणाल ने कहा कि पावर सही नहीं बता रहे हैं, तो मतलब
इन्होंने बताया कि जब भी पावर कम होगी तभी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन पावर इज लेस देन रेजिस्टेंस इज हाई. ठीक है कि नहीं? ये सबसे यहाँ पर जितनी चीजें दिख रही सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? ये 2 टन वाले AC. ये कह रहा आओ जितनी चार्जेज आने सब आ जाओ, हम सबको कंज्यूम कर लेंगे, हाईवे पे चलने हैं सब. अब वो जो नाइट बल्ब है वो मजाल है किसी को जाने दे तो टिमटिमाता ही रहेगा. जिस गली से कोई गुजरेगा नहीं तो उसमें फिर क्या एनर्जी आएगी? दुकानें चलेंगी क्या वहाँ? तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि पावर इज हाई, मतलब यार पावर लो है तो रेजिस्टेंस इज हाई. सबसे कम रेजिस्टेंस किसका हुआ? 0 वाट के बल्ब का. और घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन रहता है उसका ज़्यादा होगा. इतनी मोटी उस पर पत्ती होती है नाइट्रोन, खोल के तो देखा होगा जब भी तुमने. तो इस तरीके से हीटर और फ्यूज वायर में कंपेयर करें रेजिस्टेंस को. हीटर देखो फ्यूज वायर की रेटिंग है, फ्यूज वायर जाने देता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा उसमें करंट जाएगी. फ्यूज वायर एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन अगर कंडक्टर ना होता वो वहीं मेल्ट हो जाता. जरा सी भी हीट होगी वो मेल्ट हो जाएगा. ऐसे ही तुम माचिस जला के कर दो तो भी उसने में मेल्ट हो जाएगा. तो इसलिए कंडक्टिविटी अच्छी है, लेकिन अगर रेटिंग से ज़्यादा जाएगी तो H = I²RT के हिसाब से उसमें हीटिंग हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? तो हीटर वाला वायर क्या होगा कि जैसे हीटर में ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस. ठीक है. अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इफ पावर इज लेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो रेजिस्टेंस इज मोर. तो इस तरीके से 60 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस, तभी तो वो जाने नहीं दे रहा एनर्जी. इतनी बात हो गई कि नहीं? अच्छा, अब देखो तो इसका आंसर समझ में आ गया. अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 220 वोल्ट 100 वाट और 100 ये 55 वोल्ट. ठीक है, और 25 वॉट, दो चीजें. तो अब हमें ये बताना है कि इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. अमित, जैसा कि अमित ने बताया कि सेकंड वाले का ज़्यादा है. सो लेट अस चेक इट. अच्छा, चेक करना पड़ेगा. अमित ने तो बहुत आसानी से बता दिया, कुछ निकालना ही पड़ेगा. तो पहला वाला केस पहला ले लेना और दूसरा वाला दूसरा ले लेना. तो बताओ यहाँ पर कि हमें रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? यहाँ से देखो, V²/P, V²/P, और यहाँ ये ले लो. क्या सब कुछ बदला हुआ है? और R2 क्या है बताओ? ये बोलो बात सही है? तो इस तरीके से R1/R2 क्या हो जाएगा? V1²/P1, और नीचे की चीज पलट जाएगी. V1 कितना है? 220 और P2 नाउ P1 100 और ये 55 का स्क्वायर. सो R1/R2. तो अब ये देखो 220/55 का होल स्क्वायर, ये तो इसके नीचे आके स्क्वायर हो गया ना. और ये बताओ 25/100, तो इससे क्या 4 आ जाएगा? बोलो, कट करो अंदर ही अंदर. तो क्या आया? 4 आया. और यहाँ कितना आया? तो ये अमित की बात सच निकली कि पहले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ. सो इस तरीके से है ना. सो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब इज मोर. नाउ
A length of wire is doubled on its end. Process is repeated once again. So by what factor does the resistance of wire changes? By what factor does the resistance of wire and resistivity changes? तो प्रवीण रेजिस्टिविटी कितने गुना हो जाएगी? 16 प्रवीण को बताने दो तो फिर सही है। नाउ वही रहेगी, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर। चाहे जितनी बार मोड़ो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज, रो विल नॉट चेंज एज इट डज नॉट, ठीक है, डिपेंड ऑन लेंथ। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले केस में क्या हुआ, ये एक वायर है, और दूसरे केस में क्या हुआ, क्या इस वायर को पहले डबल किया गया और फिर क्या किया गया, क्या एक बार और मोड़ दिया गया, यहां से फिर मोड़ दिया गया, तो ये 4 फोल्ड हो गए कि नहीं? बात समझ गए आप कि नहीं? इसी को इन्होंने क्या किया, फिर से मोड़ दिया। तो एक बार मोड़ा अब फिर से मोड़ दिया। कागज को मोड़ते हो कि नहीं? तो डबल ऑन इट, यानी उसी चीज को ऐसे कर दिया। तो ऐसे केस में अगर इसकी लेंथ है तो कितनी हो गई? ये बात सही है। तो ये इसका एरिया ए है तो कितना हो गया? बोलो, 4 हुआ। तो यहाँ पर आप बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है? रो, और यहाँ क्या होगा? आर डैश। तो आर डैश क्या हो गया? रो एल बाई ए लिख दो, और क्या 1/16 हो जाएगा। सो आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई 16। सो इट विल रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 1/16। फैक्टर उसके साथ क्या जुड़ गया? जब कहे कि किस फैक्टर से चेंज होगा, तो ये फैक्टर है 1/16। कौन सा? समझ में आई बात? तो सर आपका एंड बोल दूं? हाँ, बोलो सर आपका एंड बोल दूं? पूरा अभी बता रहे हैं। देखो इतनी बात समझ में आई? सर लेंथ नहीं आएगा फैक्टर, हाँ, लेंथ में लिखूंगी कि लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, तो लेंथ रिड्यूस हो गई। अब इसको एक बार और मोड़ा गया, द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। तो 4 बार मोड़ा गया तो कैसे दिखाओगे? 4 बार मोड़ा गया, एक बार, अब फिर ये है तो इसमें भी मोड़ा गया ना, तो मोड़ दिया गया। बस आप ये समझ लो 4 बार मोड़ा गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक बार मोड़ोगे तो L/2 और मोड़ दो तो L/4 नहीं हो जाएगा, है ना? सो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 16 टाइम्स। ये भी हो गया। टाइम्स सर बनना। न्यू रेजिस्टेंस इज 1/16 टाइम्स। बस आप सही चीज लिख दो, ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। इतनी बात हो गई, है ना? ओके,
द सर्किट डायग्राम, there are two different resistors with two emitters and see it is like this. Now ये दिया गया है कि A वायर है और B वायर है. So A and B wire are of same material. ठीक है, and of same length. सर वो एमीटर है. एमीटर है, same length. A is thicker than B. A thicker है, तो आपको बताना पड़ेगा which emitter will show more current. अब मान लो ये सेम मटेरियल है, ये मोटा है, बोलो ज़्यादा एरिया है तो यहाँ पर पास करने का ज्यादा करंट पास होगी. अगर ज्यादा मान लो एरिया हाईवे बना दो, मोटा वायर है, तो क्या सारी बाइक उसी से जाएंगी, है ना? और पतला सा सकरा रास्ता है तो उसमें करंट ही नहीं जाएगी, तो मीटर क्या शो करेगी? नहीं. अब इसको हम रीजन से भी देखें, लेकिन ये थिकर है, तो विच एमीटर विल गिव मोर रीडिंग? विच एमीटर विल गिव मोर रीडिंग? सबसे पहले ये देखो कि ये सही बता रहे हैं. नाउ वी विल सी एक्सप्रेस वे. कि ये देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर है, V इज इक्वल्स टू आई आर, इतनी बात है. अच्छा, आप खुद क्या होता है? रो एल बाई ए, सही है. तो इससे क्या पता चला? आई क्या हुआ? इधर ले जाओ, बी ए और बाई रो एल. अच्छा, क्या क्या चीजें अनचेंज्ड हैं? क्या एरिया बदल जाएगा, लेंथ सेम है, लेंथ वोल्टेज और मटेरियल आर सेम. बदला क्या? थिकनेस. एरिया क्या होता है? यही होता है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया. ये है एरिया. तो एक पतला वायर है, ए मोटा है और बी कैसा है? पतला है. ये बात सही है. तो अब जरा देखो कि एज बी और क्या लिखोगे? रो एंड एल आर सेम. सो आई क्या हो गया बताइए? आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ठीक है. तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो थिकर वायर, ठीक है, विल गिव मोर करंट. सो thicker wire will have more current. अनीशा, समझ में आई बात? तो इसी तरीके से लिख देना. ए, अब इसके आगे यही नहीं लिखना. ए विल हैव, A1 एमीटर विल शो मोर रीडिंग. A1 एमीटर विल शो मोर रीडिंग. Okay, now सर इसमें तो हमने ए भी सेम ही रखा है, बोलो. इक्वेशन तो सेम ही रखी है. नहीं, अब देखो इसको दूसरी तरीके से समझेंगे कि मतलब कुछ ऐसा रीजन तो देंगे ना, एरिया पहले. हाँ, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें करंट ज़्यादा होगी. तो एरिया किसका ज़्यादा होगा? जो थिक है. एज ए हैज़ मोर एरिया, तो उसमें करंट ज़्यादा होगी. या इसके आगे आप लिख लो कि आई प्रोपोर्शनल टू ए है,
तो आप ये I प्रोपोर्शनल टू A है, अब इससे आपको क्या पता चला कि ये सेम है, तो इससे क्या ये पता चल रहा है इन सब चीज़ों को जो फालतू की चीज़ें हैं इन सबको के ले सकते हो क्या? बोलो के ले लो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, या तो पूरा साथ ही लेके चलो और इकट्ठी कर दो, दो चीज़ हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आई ए और अपॉन आई बी। मान लो आप चाहते हो नहीं, हम के तो नहीं लेंगे, आप फैमिलियर नहीं है और वी आर नॉट कंफर्टेबल ऑफ टेकिंग सच थिंग्स, तो फिर आप क्या लोगे, ऐसे ले लोगे और वी ए अपॉन रो एल ले लोगे और ये ए और ए बी लोगे कि नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन ही लिख दो। तो क्या ये सब कट गया, ये कट गया क्या? ठीक है, तो आई ए बाई आई बी क्या होगा बताइए, आई ए बाई आई बी, ए बाई ए बी एस। अच्छा ये बताओ क्या ए ग्रेटर है ए बी से? बोलो। तो ये जो फैक्टर है क्या इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है? तो इसलिए ये जो चीज है दिस इम्प्लाइज ए बाई ए बी, क्या ये ग्रेटर देन 1 हुआ? ऊपर की चीज बड़ी है ना, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या ये भी ग्रेटर देन 1 हुआ? दिस फर्दर इम्प्लाइज आई ए बाई आई बी इज ग्रेटर देन 1, और इसको उधर ले जाओ तो क्या आई ए इज ग्रेटर देन आई बी? बोलो अभी संतुष्ट हो? कुछ ना कुछ इतना ही है वही चीज, लेकिन जैसे करना चाहो। समझ में आ गई ना बात? तो उसके आगे फिर यहाँ तक ले आए। पर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है तो ए आता है, ए डबल हो गया तो आर कम हो गया तो बी इक्वल्स टू देखो क्योंकि हम लोग पूरा बता नहीं पाते, समझाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सब कुछ यहीं लिख दिया। फिर जो कांस्टेंट वो कांस्टेंट लिख दो, है कि नहीं? हम लोग दिखाते हैं कि दो अलग अलग फैक्टर हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ऐसे दिखाते हैं कि एक आर की प्रोपोर्शनलिटी भी दिखानी है और करंट की भी, तो दो इक्वेशन को एक साथ मिक्स नहीं कर पाते हम लोग, तो जस्टिफाई हो नहीं पाता। तो एक क्या बताएंगे कि V इज इक्वल्स टू आई आर, तो बताओ आई क्या हुआ, V बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो R को भी हमें दिखाना है, किसके साथ दिखाना है फर्दर कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, लेकिन इनको मिक्स नहीं करेंगे तो चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो रही ना, सिंगल ग्लांस में आ रही कि नहीं, माइंड में बैठ नहीं रही, और एक साथ लिख दोगे तो बैठ जाएंगी कि भाई तीन चीज़ कांस्टेंट है यही बदल रहा है, ये तो फिर ये बदला कि नहीं बदला? बोलो। वैसे हम लिख देते हैं लेकिन टीचर भी सोचता है ये क्या है, तो फार्मूला ही लिख दिया, जस्टिफिकेशन कहाँ हुआ? तो उससे अच्छा ये पूरा कुणाल ने तो और क्लियर कर दिया। अब आगे देखो, नाउ क्वेश्चन 9, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज? देखो ये क्वेश्चन पहले दिया गया लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। तो this is a meter, okay, and हमारे पास A पॉइंट ये है, ये B है, ओके, C बढ़ाना है कि कम करना है? बड़ा मतलब बढ़ाना है, मतलब 25 से और बढ़ाना है क्या? क्या 30 ही कर दें? तो बैठ जाओ कहीं, कम और बढ़ाना है क्या? तो आप फिर थोड़ा इधर तो उधर बैठ जाओ ना। अच्छा इधर आके उधर बैठ जाओ, कहाँ से? इधर बैठ जाओ। गर्मी लगेगी वो पीछे वालों को। प्रांजल हैं? हाँ प्रांजल बताओ क्या करना है? इधर बैठ जाओ, इतनी सारी जगह कहीं भी बैठ। चलो अब देखते हैं कि ठीक है, यहाँ कोई सीट नंबर नहीं कि टिकट लिया तो वहीं बैठना है, कहीं से भी कश्मीर फाइल्स देखो ये है। अब देखो अब इन्होंने कहा है
इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, वोल्ट मीटर को यहाँ से निकाल के कहाँ लगा दो, बी एंड सी के बीच में, तो कैसे इसकी रीडिंग चेंज होगी? 2-3 लोगों ने ठीक किया है, जो पिछली बार हमने पूछा था टेस्ट में। आज शाम तक सारी कॉपी आप लोग की चेक हो जाएगी, शाम को हम खाली रहेंगे। अब देखिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इफ वोल्ट मीटर इज रिमूव्ड एंड कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, देन हाउ इट्स रीडिंग चेंजेस। सो इफ वोल्ट मीटर इज, ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, हाउ इट्स रीडिंग। अगर मान लीजिए कुणाल वोल्ट मीटर को मैंने बी एंड सी के बीच कनेक्ट कर दिया है, तो बताओ एमीटर की रीडिंग बढ़ेगी कि घटेगी? वो तो सेम रहेगी, क्योंकि वो तो एक मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे कोई मतलब तो होता नहीं है। सो नाउ अब जरा देखो कि इसमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो। दैट इज 1 + 3 + 2 = 6 ओम, और बैटरी दी है 3 वोल्ट की। तो ये बताइए V = IR, सो 3 = I × 6, सो I कितना हो गया? क्या 0.5 एम्पियर हो गया? अच्छा, अब इसमें करंट कितनी जा रही? 0.5 एम्पियर। तो अभी इसकी रीडिंग क्या होगी? अभी 0.5 क्योंकि V क्या होता है? IR, तो अभी कितना हो जाएगा? 0.5 × 1, तो 0.5 वोल्ट। यदि इनके बीच लगा दिया जाए तो क्या होगा? IR 0.5, चाहे R1 R2 ले लो, कुछ भी ले लो, और इनटू 3, तो 1.5। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंजेस फ्रॉम 0.5 वोल्ट टू 1.5। ये बात समझ में आ गई? ये लिख लोगे ना वहां पे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर changes from 0.5 volt to 1.5 volt। बोलो बात समझ नहीं? अब देखिए now VI graph of 2 resistors is given, ठीक है? so VI graph of 2 resistors A and B, 2 resistors हैं, is given, which has no resistance, justify with reason। ठीक है? अब देखो D, सो 10th क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसी पे ये ले लो, ये क्या है? ये अल्फा ले लो, ये क्या है? अच्छा, अल्फा क्या होता है? V/I। tan अल्फा क्या है बताओ? क्या V/I है कि नहीं? और tan अल्फा ही R होता है क्या? बोलो। यानी जो टेंजेंट ऑफ स्लोप है इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अच्छा, tan अल्फा की वैल्यू बढ़ती है क्या? जब भी क्या होता है, अल्फा बढ़ेगा तो tan अल्फा बढ़ेगा, tan 90 इंफिनिटी होता है क्या? सो द वायर whose slope is more has more resistance,
यानी बहुत वोल्टेज लगाया और करंट पाई कम, देखो बहुत वोल्टेज लगाया और इसमें इतने ही वोल्टेज में आपने क्या किया, इतने वोल्टेज में इतनी करंट और इसमें इतना लगा दिया 220, करंट थोड़ी मिल रही। अब देखो इसमें इतना वोल्टेज लगाया और तब इतनी करंट मिली, और जबकि ए वायर में क्या किया, इतने वोल्टेज पे ही उतनी करंट मिल गई। बात समझ में आ गई। तो आप चाहे tan अल्फा ना भी करो, आर क्या होता है, V by I इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व। ये चीज लिखो, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ कर्व। इतने में भी चल जाएगा क्योंकि 10th में चल जाता है, वहां पे टेंजेंट ऑफ स्लोप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, इफ स्लोप इज मोर देन द रेजिस्टेंस इज हाई, है कि नहीं बात, स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस। और मान लो अगर ऐसा कोई हो कि ये बिल्कुल ये मतलब बहुत सारा वोल्टेज लगा दिया, करंट बढ़ ही नहीं रही है, पता नहीं कौन सी लकड़ी आ गई है कि रेजिस्टेंस ही लगाए चले जा रहे हैं, वोल्टेज ही लगा दिया 10,000 वोल्ट और करंट नाम मात्र की मिली एम्पियर, तो बोलो क्या रेजिस्टेंस उसका हाई नहीं होगा, है कि नहीं। इतना वोल्टेज लगा दिया, करंट 0.1 मिली एम्पियर, जितना बढ़ते चले जाओगे। अब कुछ ऐसे होते हैं कि इशारों में चलते हैं। अभी हमने एक पुराना सा सल का लगा दिया, वो तो रेड हॉट हो गया, कॉपर का वायर गर्म हो गया, छूते ही गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका काम। तो इस तरीके से देखा जाता है। सो एज स्लोप ऑफ बी इज मोर, सो इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। एज स्लोप ऑफ वायर बी इज स्लोप ऑफ कर्व फॉर वायर बी, ऐसे लिखो, इज मोर, so its resistance is high। नोट करते जाया करो, उससे क्या होगा ना, हाथ की भी प्रैक्टिस होगी, तो वही चीजें माइंड में बैठती हैं, माइंड के साथ हाथ का भी काम होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट कर जाएगा। अच्छा, electric bulb is rated, electric bulb is rated 60 watt to 240 volt। Calculate the resistance। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस पता करना है। If voltage drops, मान लो इसको ड्रॉप कर दिया जाए टू 192 वोल्ट, यानी ये नई वैल्यू। देखो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वो कहता ड्रॉप्स बाई 192 वोल्ट, तब क्या मतलब होता है, 192 कम करो, और 192 दोनों में फर्क है, प्रीपोजिशन का फर्क है। अगर कहता है कि ड्रॉप्स 2, तो इसका मतलब है ये नई वैल्यू है, और ड्रॉप्स बाई, तब क्या होगा, 192 सब्ट्रैक्ट करो। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम एंड करंट ड्रॉन बाय बल्ब। ओके, नाउ अब देखें, तो पहले केस में आर पता कर लिया थे क्या, 960 ओम आ गया, सही है। अच्छा फिर आगे भी पता करो, नए केस में जरा देखो, पावर निकालो, अप्रॉक्सीमेटली निकालोगे तो चल जाएगा। P is equals to VI, तो
ये 60 लिख दिया, 240 48 की 38 चेक करो, 38 आ रही है सर। 248 स्क्वायर बाई आर। देखो आर की वैल्यू प्रवीण 960 समझ में आ गई, बोलो, है ना, यही तो फार्मूला है। और अभी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो पावर निकालो, कोई वो नहीं है चेंज, बस यही फार्मूला तो यूज करना है फिर से। तो न्यू केस, तो पावर क्या हो गई, v स्क्वायर बाई आर। तो चूंकि हमने अभी क्या वोल्टेज ड्रॉप किया तो v डैश कर दें क्या, लेकिन ऐसा करने से अगर मैंने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया तो बताओ अमित, रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा? रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि वो तो लेंथ ऑफ वायर और एरिया पे डिपेंड करता है, उसे क्या लेना देना वोल्टेज से, वो तो इसका कांस्टेंट है। अच्छा अब देखो इससे पावर बदल जाएगी, और रेजिस्टेंस कितना आया, क्या यहाँ लिख दिया 960, वो तो नहीं बदलेगा। तो अभी कुछ आ रहा है गया, देखो 38.4 भी किसी ने बताया ना। अच्छा अब पावर आ गई है, तो अब हमें चाहिए करंट, अच्छा ये बताओ करंट कितना आएगा, V इक्वल्स टू IR, तो ये कितना आएगा, क्या 192 है और ये 960 है, तो करंट कितनी आई, 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज ओके, ये हटा दें। How many resistors of 88 ohm are connected in parallel to carry 10 ampere 10 ampere current on 220 volt supply line। ठीक है, देखो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और कभी ये ना लिख देना कि करंट अप्लाई होती है, करंट फ्लो करती है ना, ये चीज़ है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पैरेलल है, पैरेलल का फार्मूला लगा दो, लेट देयर आर n रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो फिर न्यू उसका वो क्या हो जाएगा, सर 4 है क्या? आ गया, कर लोगे हैं? करा दो। तो ये देखो अगर मान लो R पैरेलल है तो n है, तो 1/r + 1/r कितने तक जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। मान लो कि हमने n रजिस्टर से लिख देना, लेट देयर आर n रजिस्टर्स, जिनको कि हमें कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में, और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और फिर वो मेन सप्लाई लाइन से कितनी करंट ड्रॉ करेंगे, और हर एक का वोल्टेज इतना है, और कितने रजिस्टर्स हैं, और ये कितने की सप्लाई लाइन है, तो मान लीजिए n है, तो 1/88, और इसको भी 1/RP लिखो, तो 1/88 + 1/88 तो कितना हो जाएगा, n/88, तो RP कितना हो जाएगा, RP = 88/n हो गया, बोलो। तो V क्या होता है, IR, V को 220 लिखिए, I को 10, और इसकी जगह क्या लिख लें 88/n, तो n इससे 4 आ जाएगा, बोलो कर लोगे इसका, क्यों, क्योंकि 880 नीचे जाएगा, या n को उधर लेके 220 इधर ले लो तो भी, ठीक है, ओके।
the resistance of a wire of 0.01 centimeter radius is 10 ohm if the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 to the power -8 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। फाइंड लेंथ ऑफ वायर, सर लेंथ तो ठीक है। अब देखो इसमें सर एरिया फाइंड करना होगा। देखो एरिया से ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये है। और बोलो इसमें आर दिया है क्या, रेडियस, क्या रेडियस से एरिया नहीं निकाल लोगे? और लेंथ पूछी गई है, और क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है क्या इसका पूरे का? बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? मान लीजिए इसका कितना रेजिस्टेंस है, यह कि नहीं? तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो, तो अब हमें कौन सा फार्मूला लगा देना चाहिए? R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अच्छा R की जगह क्या लिखोगे, 10, और रेजिस्टिविटी 6.2 ओम बता दिया मैंने, मैं चेक करता हूँ। और इसकी जगह पाई R स्क्वायर लिखोगे क्या? ये सेंटीमीटर तो मीटर कितना हुआ, 10 की पावर -4 है ना, क्योंकि और 100 से डिवाइड करो तो यानी रेडियस कितना हो गया बताओ, 0.01 सेंटीमीटर और 100 से डिवाइड कर दो, इतने मीटर, तो कितने मीटर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ, 10 की पावर -4 का स्क्वायर। बोलो सही है, सब कुछ लिख दिया है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लेकिन इसके आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, और आंसर आपको लेकिन बता दे रहा हूँ। और अभी किसी ने बताया भी था, कितनी लेंथ बताई, 6.2 सेंटीमीटर की मीटर, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 62.8 सेंटीमीटर या 0.628 मीटर, तो अस्मित ने जो बताया ये आंसर सही है, हैं? वो लोग कर दें, चलो कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यहाँ तक हो गया, अब ये सब इधर ले आओ, तो 10 है, 10 में किससे मल्टीप्लाई करें, 3.14 देखते जाइए प्रांजल, 10 की तरफ लाना है, और 10 टू द पावर -8 हुआ, क्योंकि -4 का स्क्वायर क्या हुआ, और ये चीज नीचे ले आओ। ये बहुत आसान है, क्योंकि इन्होंने 1 मिनट में मेरे क्वेश्चन छोड़ते ही इन्होंने आंसर बताया, इसका मतलब है कि चीज आसान है, वरना इतनी जल्दी कैलकुलेट कर ही ना पाते। आपने देखा कि नहीं? वो बात अलग है कि एक डेसिमल प्लेस की एनॉमली आई, उन्होंने मतलब 6 पॉइंट बोला था, ये कट गया कि नहीं? अच्छा अब ये 0 से 0 कट गया, अब आपके पास क्या बचा है, बस 5 से डिवाइड करना। डिवीजन इन्होंने गलती कर दी, नहीं तो आंसर इनका ठीक था। अब 5 से डिवाइड करोगे तो चूंकि ये 3 है, तो डेसिमल को कंज्यूम करना ही पड़ेगा। सर वो 10 की पावर -4 ये देखो यहाँ रेडियस ये है, तो बोलो इसको मीटर बदला, तो पाई आर स्क्वायर लगाया, पाई आर स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर किया, बोलो। तो अभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि 5 से इसको काटोगे तो 5 6 या 30 होता, लेकिन 0.6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप डेसिमल के बाद वाला प्लेस यूज कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, और फिर क्या बचेगा 10, तो 2 और 8। बोलो हाथों हाथ रिजल्ट आया कि नहीं, बताइए। मीटर है सेंटीमीटर, मीटर में आएगा, क्योंकि ये SI सिस्टम है।
हटा दें, इधर बैठा है। सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर में ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये लो, इसमें देखो कितने सेंटीमीटर है। गिनो, इसमें तो 99 ही लिखा है। ठीक है कि नहीं? गर्ल्स की हाइट 1.25 होती है, जबकि बॉयज की एवरेज हाइट 1.4 मीटर होती है, और एक रूम की हाइट 3 मीटर होती है। जबकि आपके बुक में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन में एक बॉय की हाइट 1.5 मीटर की दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये, तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB, फाइंड RAB, और जबकि हर एक 1 ओम का है। अच्छा बताओ, ये दोनों सीरीज में है क्या? ऊपर वाले तो एक साथ है, नीचे वाले भी सीरीज में है। तो इससे क्या होगा बताओ? ऊपर कितना हुआ, नीचे कितना हुआ? 2 ओम हो गया। मान लो इसे आप 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 और इसे 4, तो क्या ये R12 हुआ और ये क्या हुआ? R34, और ये दोनों आपस में कैसे हुए? तो 1/RP क्या हुआ? 1/R12 और प्लस 1/, तो क्या ये 1/2 प्लस 1/2 हुआ? और हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1 को पलटोगे तो क्या आएगा? बोल बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसका जो 14 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? 1 ओम। ये बात समझ में आ गई? इसे हटा दें। कैसे हैं कि नहीं? क्लास के लिए अगली इलेक्ट्रिसिटी एक दिन और चलेगी, क्योंकि अभी सर्किट के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, रिवीजन करो। काम को रहे तो फिर कॉपी नहीं चेक हो पाती। 4 कॉपियाँ होंगी क्योंकि आज तो रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कभी जो बाकी चीजें नहीं कर सकते। जैसे F = ma है, फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। अब कहते नहीं फोर्स बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, क्या बात है? तो मास के तो प्रोपोर्शनल है, हम बढ़ाएंगे मास बढ़ना चाहिए, बढ़ जाएगा क्या? ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सौम्या एंड इंदू। स्टार्ट करो।